हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में 100% फंसेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिए। आज बहुत ही एक एक क्वेश्चन को बहुत ही छाट करके लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो कि डेली मैं बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। और एक सूचना जरूरी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जा करके, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस करंट अफेयर्स की PDF क्या करते हैं, वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग जा करके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वो मैं क्यों कह रही हूँ ज्वाइन करने के लिए, कि वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करते रहते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस वहाँ जा करके कर सकते हैं। आप ही के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। और बाकी UPSC से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबकी लिंक जो है, सबका अलग अलग चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके ज्वाइन कर सकता है, जुड़ सकता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, और पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, आराम से देखना है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौभाग्य योजना के तहत, कौन सी योजना, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं आंसर क्या है, राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत जो है टॉप पर जो आया है वो है राजस्थान। अब जब राजस्थान फर्स्ट पे है तो सेकंड को भी पता होना चाहिए कि सेकंड पर कौन है। तो सेकंड पर है छत्तीसगढ़, थर्ड पर कौन है, यूपी। तो ये तीन आपको तो पता होने चाहिए, ये तीनों राज्य आपको पता होने चाहिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण, कौन सी योजना है, सौभाग्य योजना है। और उसी योजना के तहत जो सौर विद्युतीकरण है, उस मामले में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी, ये तीनों टॉप पर हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये घोषणा किसने की है, ये किसने बताया, तो विद्युत मंत्री। और बिजली मंत्री कौन है, आप लोगों को कई बार मैंने बताया, RK सिंह। RK सिंह क्या है, विद्युत मंत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या फैक्ट है आप लोगों के लिए, कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जो UT है, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी नहीं है। इस योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में कोई भी लाभार्थी नहीं मिले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि सौभाग्य योजना है क्या, सौभाग्य योजना है क्या, तो सौभाग्य योजना को क्या कहते हैं, एक मिनट, सौभाग्य योजना, तो इसको बोलते हैं सहज बिजली हर घर योजना। इसको क्या कहा जाता है, सौभाग्य योजना को सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो शुभारंभ था वो क्यों किया गया था, ये जो स्टार्ट किया गया था, तो जो ग्रामीण और शहरी इन दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, कि हर जगह क्या होगा, हर घर में क्या होगा, विद्युतीकरण करना है। तो इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस योजना के बारे में और आगे बात करें, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए सारे नोट करते चलिएगा, एक एक फैक्ट जो बता रही हूँ। और इस योजना के तहत क्या था, कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार 60% अनुदान क्या करती है, राज्य को दी है, और राज्य अपने कोष से क्या करेंगे, 10%। तो कितना हुआ, 60, 10, 70। बाकी जो और बैंक शेष राशि यानी 30% बैंक ये ऋण के बतौर ऋण के रूप में प्रदान किया है। इस योजना के तहत केंद्र 60%, राज्य 10% और बैंक्स जो हैं वो 30%। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो विशेष राज्य हैं,
विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं जिनको दर्जा मिला है, तो केंद्र सरकार द्वारा वहाँ पर जो इस योजना के तहत कितना परसेंट दिया गया है, 85% दिया गया। जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं 85% उन्हें दिया गया है। और राज्य, वहाँ का जो राज्य है वो अपने पास से केवल 50%, यानी 85 और 5 90 हो गया, एंड 10% जो है बैंक बतौर ऋण के रूप में वहाँ पर प्रदान किया है। तो ये भी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इतना तो बता दिया, लेकिन ये बताना तो भूल गई कि इस योजना का शुभारंभ किया कब गया था। तो ये भी नोट कर लीजिए, 25 सितंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 25 सितंबर 2017 को ये स्टार्ट किया गया था। हर गांव, हर जिले को कवर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था सौभाग्य योजना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो मतलब कितना परिव्यय किया गया था, कितने करोड़, तो इससे हमें मतलब नहीं है। बाकी जितना इम्पोर्टेंट था मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। अगर बात करें कि राजस्थान में और भी योजनाएं हैं, जैसे कि चिरंजीवी योजना पूछा हुआ था, किस एग्जाम में पूछा हुआ था, चिरंजीवी योजना किस राज्य की है, तो राजस्थान की है। एक और योजना है यहाँ की, बोल्ड, क्या नाम है उसका, प्रोजेक्ट बोल्ड। और क्या यहाँ की योजना है, इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, मुख्यमंत्री राज नीर योजना। ये भी कहाँ की है, राजस्थान की है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब राजस्थान की योजनाएं हैं, राजस्थान के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बाकी मेन जो चिरंजीवी, प्रोजेक्ट गोल्ड, ये सबको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क देख लेते हैं, मैप में दिखा देते हैं। कुछ लोग को नहीं पता है, इंडिया का मैप अभी क्लियर नहीं है, तो उनको बता देते हैं कि राजस्थान कहाँ है, ताकि क्लियर होता रहे। यह है राजस्थान, ये दिख रहा है, तो ये राजस्थान है। यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर, बहुत बार पूछ चुका है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, केवलादेव, इसी को घाना भी कहते हैं, तो घाना नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। और मुकुंदरा हिल्स, ये जो है मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों कहाँ पर है, राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, यहीं पर है राजस्थान में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, यहीं पर है, राजस्थान में ही है। रामगढ़ विषधारी, ये तो भी रामगढ़ विषधारी, ये ध्यान रखना है, ये भी मतलब लास्ट ईयर के न्यूज़ में था। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये राजस्थान के हैं। तो जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं। और एक अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये भी ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय चंबल, एक मिनट दिख ही नहीं रहा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये चंबल अभ्यारण्य किसके लिए है, ये घड़ियाल की सुरक्षा के लिए, जो घड़ियाल होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, घड़ियालों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर, किस नदी पर, कोटा जिले में चंबल नदी पर 3 राज्य, कौन से वो 3 राज्य, एक तो ये राजस्थान हो गया, सेकंड कौन सा है, ये यूपी है अपना, ये अपना यूपी है, ये अपना राजस्थान है, और एक कौन सा, ये अपना एमपी। तो इन तीनों राज्यों पर चंबल नदी, कोटा जिले में चंबल नदी पर 3 राज्य, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश द्वारा क्या किया गया, संयुक्त रूप से इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1978 में, किसकी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरे तरह से हर फैक्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब ये आपको भूलेगा नहीं और सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पर जब क्लियर हो गए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मेदारम यात्रा, ये यात्रा कहीं कहीं आपको जतारा भी देखने को मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेदारम यात्रा त्यौहार किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। क्या है, मेदारम यात्रा या जतारा,
तो ये जो है ये जो तेलंगाना में मनाया जाता है, ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। तो उस मेले के बाद ये जो, एक मिनट, ये जो मेदारम यात्रा है ये सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा भारत का मेला है। दूसरा सबसे बड़ा भारत का मेला मेदारम यात्रा है। किसके बाद? कुंभ मेले के बाद। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला, उसके बाद ये सेकंड नंबर का है मेदारम जतारा ये यात्रा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड है, सबसे बड़ा है भारत का। लेकिन ये कौन मनाता है? तो वहाँ की एक जनजाति है कोया जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोया जनजाति। तो उन जनजातियों के द्वारा ये मेदारम यात्रा जो है मनाया जाता है। और कितने दिन तक? 4 डेज तक, 4 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस त्यौहार को जो है 1996 में इसको राजकीय त्यौहार घोषित किया गया था। 1996 में राजकीय त्यौहार घोषित किया गया था। अच्छा, ये तो सारी चलो ठीक है, मनाया जाता है, सब कुछ क्लियर। लेकिन क्यों मनाया जाता है? रीज़न क्या है? तो चलिए देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो देवी सम्मक्का, सम्मक्का मतलब एक रानी है और उनकी बेटी देवी सम्मक्का और सरलम्मा, देवी सम्मक्का और सरलम्मा, इन्हीं के सम्मान में ये जो है त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है। ये मतलब ये अन्य इन दोनों ने क्या किया था, जो क्या नाम है इनका, देवी सम्मक्का और सरलम्मा, इन्होंने क्या किया था? अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। तो उसी के उसमें क्या होता है, उसी की याद में, उसी के सम्मान में ये त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और ये जो है 2 साल में एक बार मनाया जाता है, प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, 2 साल में एक बार मनाते हैं। 2 साल में एक बार, एक बार माघ में। कब? माघ यानी कि ये जो फरवरी चल रहा है, माघ, फरवरी में, फरवरी यानी फरवरी में कौन सा वो होता है? माघ होता है। तो माघ फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, माघ फरवरी पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। मेदराम है तो माघ में मनाया जाता है। माघ कब पड़ेगा? फरवरी में पड़ता है। तो और पूर्णिमा के दिन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे गांव होते हैं वहाँ के कई अनुसूचित जनजाति इकट्ठा होंगी, लाखों तीर्थयात्री क्या करते हैं, एक जिला है यहाँ पर, एक जिला है, क्या नाम है, मुलुगु जिला है। यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, पूरे उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जितना भी फैक्ट था मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तेलंगाना तो पता है ये 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तो ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व सतत शिखर सम्मेलन के 21वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? विश्व सतत शिखर सम्मेलन को कौन सा उद्घाटन हुआ है? 21वें सत्र का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये देखिए, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये जो टेरी है, टेरी नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेरी को कहते क्या है, पहले ये देख लेते हैं क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। क्लियर हो गया होगा क्या कहा मैंने? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो यही है कि जो मतलब टेरी के विश्व सतत शिखर सम्मेलन का क्या किया है, उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह मतलब हर साल होता है ये सम्मेलन। और ये कितने दिन तक चलेगा? 3 डेज तक चलेगा ये सम्मेलन, 3 डेज तक चलेगा और हर साल ये होता है। इस बार का जो थीम रखा गया है, सतत शिखर सम्मेलन का जो थीम रखा गया है, विषय रखा गया है, वो क्या है? टूवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लैनेट towards a resilient planet, ensuring a sustainable
सस्टेनेबल, ये लास्ट में ला है, सस्टेनेबल एंड एक मिनट, ये आधा का है, इक्विटेबल फ्यूचर। हिंदी में कहें तो परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। इंग्लिश में कहें तो टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। हिंदी में कहें तो परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना, इसकी क्या है, थीम रखी गई है। और इस क्या कहते हैं उसको, विषय कहते हैं हिंदी में, तो वो रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन में किस चीज़ों पर चर्चा होगी, कौन कौन सा मतलब टॉपिक होगा जो विशेष रूप से उसमें चर्चा, तो जैसा कि नाम ही रखा गया है सतत और समतावादी, परिस्थिति अनुकूल, तो पता चली गया होगा कि जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा, संसाधन सुरक्षा आदि सभी मुद्दों पर क्या होगा, इस पर डिस्कशन होने वाला है, चर्चा होने वाला है। टेरी मैंने जब नाम लिया तो टेरी पता होना चाहिए इसके बारे में कि टेरी के महानिदेशक कौन है। तो टेरी के महानिदेशक हैं डॉक्टर बिभा धवन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है टेरी का, ये किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर से राजनीतिक, विज्ञान विशेषज्ञ, शोधकर्ता और शिक्षाविद को क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, धरती को लचीला बनाना, स्थायी बनाना और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, आयोजन जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, धरती को लचीला बनाना, स्थायी बनाना और न्याय संगत भविष्य को क्या करना, सुनिश्चित करना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, अमेरिकी राष्ट्रपति के जलवायु के लिए विशेष दूत जॉन फॉब्स केरी, COP 26 के अध्यक्ष, ब्रिटेन सरकार में मंत्री आलोक शर्मा समेत कई देशों और संगठन के क्या होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कौन कौन शामिल होगा ये आपको मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैंने फैक्ट बताया वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो टेरी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जो कि मैंने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बताया, उसी की हिंदी है ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसको टेरी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में हुई थी। किसके लिए हुई थी, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ऊर्जा, पर्यावरण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधि के लिए ये किया गया था। और इसका जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जब उत्पादकता दिया ही है तो इसमें उद्देश्य बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्लियर ही है कि क्यों मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है कि सभी क्षेत्र में क्या करना है, सभी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना है। और कैसा? गुणवत्ता जागरूकता को भी बढ़ाना है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता को बढ़ाना है, इस बारे में जागरूकता को इसके लिए जागरूक करना है लोगों को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यह दिन जो है, ये जो मनाया जाता है 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस, ये उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी संस्कृति को? उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा मनाया जाता है? NPC के द्वारा मनाया जाता है। NPC का मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा इसको मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। ये भी ध्यान रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत,
तो ये एनपीसी जो है ये इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये क्या करती है, भारत में उत्पादकता आंदोलन के प्रचार के लिए ये क्या है, एक अग्रणी संस्था है। तो ये क्या करती है, उत्पादकता में तेजी लाना, उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में क्या करती है, समाधान प्रदान करने का भी काम करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने एनपीसी बताया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, तो इसके वो क्या मतलब इसके महानिदेशक कौन है, तो अरुण कुमार झा हैं, अरुण कुमार झा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इससे भी रिलेटेड आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप बिना मैं जब नहीं कहती हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं देखने के चक्कर में वीडियो। तो होता है, सभी के साथ होता है, वीडियो देखते टाइम नहीं ध्यान रहता है कि लाइक करना है। तो इसीलिए आप लोग, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ, तो लाइक करना मत भूला करिए, लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। आप सभी के कई फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ शेयर करिए, और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूला करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ओईसीसी ने किससे महिला श्रेणी में 2022 के जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किससे महिला श्रेणी में 2022 के जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो ये महिला श्रेणी में पूछा है, दो श्रेणी में मिला, एक महिला श्रेणी है और एक क्या है, एक मिनट, एक महिला श्रेणी है और एक क्या है, पुरुष श्रेणी है। तो महिला श्रेणी तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि हीथर नाइट को मिला है। पुरुष श्रेणी में भी बात कर लेते हैं कि किसको मिला है। तो ये इनको पुरुष श्रेणी में मिला है कीगन, एक मिनट क्लियर लिख दें, कीगन पीटरसन, पुरुष श्रेणी में कीगन पीटरसन को मिला है जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। और महिला श्रेणी में देखा जाए तो हीथर नाइट को मिला है। एक मिनट, इमेज है मेरे पास, देख लीजिए, ये है हीथर नाइट, वो नाइट रात वाला नहीं है, KNIGHT, हीथर नाइट। और ये जो है कीगर पीटरसन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कीगर पीटरसन है ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिन्हें ये मिला है। और ये जो है ये क्या नाम है, इंग्लैंड, ये कहाँ की है, इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की हीथर नाइट है। तो महिला वर्ग में इनको ये सम्मान मिला है। और ये जो है क्या नाम है इनका, पीटरसन जो है, पीटरसन भारत के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ इन्होंने जीत हासिल की है। और ये जो है इंग्लैंड की जो हीथर नाइट हैं, इन्होंने क्या किया है, श्रीलंका की कप्तान जो है चामरी अटापट्टू और वेस्ट इंडीज की स्टार डियंडरा डोटिन को ये पछाड़ करके आगे बढ़ी हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये नाइट है जो महिला श्रेणी में पाई है, और ये पीटरसन जो है पुरुष वर्ग में इनको मिला है। तो ये ध्यान रखना है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। चलते हैं अपने, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आईसीसी जो है, आईसीसी के बारे में तो कई बार बता चुके हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस देश ने 14 फरवरी 2022 को फ्रीडम कन्वे आंदोलन के चलते 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किस देश ने फ्रीडम कन्वे आंदोलन के चलते, फ्रीडम कॉन्वे के चलते आंदोलन के चलते 50 ईयर्स मतलब 50 साल में पहली बार उन्होंने इस आपात की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। वो कौन, कनाडा ने की। तो कनाडा के पीएम कौन है, जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने क्या किया है, इसकी घोषणा की है। तो क्यों की है घोषणा, तो क्या हुआ कि जो कोविड के कारण, कोविड स्वास्थ्य नियम के खिलाफ क्या है, इस मतलब उन्होंने, अभी बता रहे हैं, पूरी कहानी इसकी बता रहे हैं, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो ट्रक वाले हैं वो, इन्होंने एक
मतलब कि स्वास्थ्य नियम के खिलाफ जो ट्रक वाले हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। तो विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए क्या किया इन्होंने, जस्टिस जो क्या नाम है इनका, जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की। तो कनाडा के इतिहास में देखा जाए तो यह केवल दूसरी बार है जब शांति काल में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो दूसरी बार है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, तो पहली बार किसने लगाया? पहली बार क्या हुआ था 1970 में, 1970 में, एक बार थोड़ा नीचे करते हैं, 1970 में जो लगा था। तो इन्हीं के जो पिताजी थे, क्या मतलब जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे, उनका नाम था पियरे पियरे टुड्रो। उन्होंने लगाया था, 1970 में लगाया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देख लेते हैं कि ये जो फ्रीडम कन्वे है, ये जो आंदोलन, ये क्यों, कैसे। तो क्या हुआ कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन वहाँ चल रहा है कनाडा में। तो ये क्या है कि ये प्रदर्शन कौन कर रहा है, जैसा कि आप लोग को इमेज में देख ही रहा है कि ट्रक फ्रीडम कन्वे लिखा भी हुआ है यहाँ। एक मिनट, यहाँ आप देख रहे होंगे फ्रीडम कन्वे, ये ट्रक पूरा मतलब जमाव कर दिया गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कनाडा की जो सरकार है उन्होंने क्या किया कि जो सीमा पार आने जाने के लिए ट्रक चालकों के लिए ये मतलब अनिवार्य कर दिया कि आपको क्या करना है, कोविड-19 वैक्सीन ज़रूरी है आपके लिए, जो वहाँ के ट्रक चालक हैं, कि आपको आवाजाही के लिए ये वैक्सीन आपको लगवाना अनिवार्य है। तो अब जब कनाडा में प्रवेश कर, फिर क्या हो गया, अब जब कनाडा में वो लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, तो उनको क्या करना है कि टीकाकरण का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया उनके लिए। तो इसी निर्णय से नाराज होकर के ये जो ट्रक चालक हैं उन्होंने क्या किया, सैकड़ों की संख्या में ये अपने ट्रकों के साथ जो कनाडा की राजधानी है ओटावा, वहाँ की ओर रवाना हो गए। और ये ट्रक चालक जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है कि वो उनकी स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अगर कोई मेरे ऊपर आदेश थोप रहा है तो ये मेरी स्वतंत्रता के विरुद्ध है। जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो अब कोई हम पर कोई कुछ थोपता है कोई भी चीज़, तो हम उसको क्या करेंगे कि ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो वैसे ही वो लोग भी कह रहे हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी पता है कि हमें वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लगवाएंगे, हमें फील नहीं होगा तो हम नहीं लगवाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि ये मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, हम किसी के अंडर में नहीं हैं। तो ये अपने स्वतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को देश विदेश के कई लोगों का समर्थन भी दिया जा रहा है। और इन्हीं ट्रक चालकों के इस आंदोलन को ही क्या नाम दे दिया गया, फ्रीडम कॉन्वे नाम दे दिया गया। तो उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर और बात करें कि जैसे कि, एक मिनट, इसमें तो ये वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया, इसीलिए ये किया जा रहा है। तो ये भी मैंने बता दिया। और कुछ कनाडा के बारे में बताते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था अपने किसी लेक्चर में कि मतलब कि हमारा जो क्या कहते हैं, संविधान से जो जुड़ी संविधान से कौन सी चीज़ें जो हैं, संविधान से जुड़ी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कनाडा के संविधान से ली गई हैं, कनाडा देश से ली गई हैं। तो कनाडा से कौन कौन से ली गई हैं, पॉलिटी पे अब हम लोग चले जा रहे हैं, सीधे पॉलिटी की ओर हम लोग ने रुख कर लिया। तो संघात्मक विशेषताएं बहुत पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघात्मक विशेषताएं जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, कनाडा देश से ली गई हैं। और क्या ली गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो किसके पास चली जाती हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास चली जाती हैं, वो चली जाती हैं केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। ये किसके ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया। और क्या लिया गया, और बताते हैं आप लोगों को, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, क्या लिया गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। तो ये भी अब तो बोल दिए, सुनाई समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ही। और क्या लिया गया है, उच्चतम न्याय का परामर्श न्याय निर्णय में भी यहाँ से कनाडा से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कनाडा के बारे में अगर बात करें, कुछ डिस्कस करें, तो देख लेते हैं, एक मिनट।
कनाडा में अगर देखा जाए तो विश्व की जो सबसे बड़ी तटीय देश है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय देश वो कहाँ की है? कनाडा की। विश्व की सबसे बड़ी तटीय देश कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी वो कौन सी है? विनिपेग विनिपेग कनाडा। कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर है? विनिपेग में है। ये कहाँ पर है? कनाडा। ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल ये कहाँ पर? कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल के कनाडा में कौन से भाषी लोग रहते हैं? फ्रेंच भाषी। फ्रेंच भाषी, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, फ्रेंच भाषी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फ्रेंच भाषी मैंने बोला है। ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। एक मिनट मैप पे चलते हैं। एक मिनट। ये आप देख रहे होंगे कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका में ये जो है ये आपको कनाडा दिख रहा होगा। तो ये जो कनाडा है, एक मिनट, कनाडा, तो कनाडा, ये कनाडा है और ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये दोनों कौन से डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, 49 डिग्री। 49 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश के द्वारा कनाडा और उत्तर अमेरिका, ये यूएसए क्या है? अलग होते हैं। कनाडा और यूएसए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं। और ये जो कैनेडियन शील्ड है, कैनेडियन शील्ड जो है ये किस काल में निर्मित हुआ था? तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसी काल में जो गंगा है, उत्तर भारत का मैदान, इसी काल में ही ये भी इसका निर्माण हुआ था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि कनाडा की झीलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं फटाफट, जल्दी से बता दे रहे हैं कि अगर हम इसको बता रहे हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में बता दे रहे हैं, आप लोग उसी हिसाब से नोट कर लीजिए। चाहे वो दक्षिण से उत्तर पूछे या उत्तर से दक्षिण पूछे, आप लोगों एक जगह लिख लीजिए और उस हिसाब से अपना तैयार कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम में बता रहे हैं, उत्तर से दक्षिण। तो पहला जो है कनाडा की झीलें वो है ग्रेट बियर झील। कौन सी झील है? ग्रेट बियर झील। दूसरा क्या है? ला मार्टरी झील। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, हल्के मत लीजिएगा इसको। ग्रेट स्लेव झील। और क्या है? इसके नीचे नीचे ही आपको लिखते चले जाइएगा। अथाबास्का झील, आधा सा है ये, अथाबास्का झील। फिर क्या है? रेनडियर झील। फिर क्या है? विनिपेग झील, यही मैंने बताया विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, विनिपेग कनाडा, ये हो गया। और एक झील क्या है? उड्स लेक। उत्तर से दक्षिण क्या मैंने बताया? ग्रेट बियर, ला मार्टरी, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, वुड्स लेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? प्रेयरी, मध्यवर्ती मैदान जो है प्रेयरी, उत्तर अमेरिका। तो ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। जितनी थी इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दी है। इसी बात पर तो आपको शेयर करना ही करना है, कम से कम आप अपने 5 दोस्तों को भी शेयर करिए, तो भी थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा। ये सब कहने वाली चीज़ें नहीं, आप लोगों को तो खुद से सोचना चाहिए कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे घंटों जा रहे हैं आप लोगों के लिए इतना करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। आपके एक लाइक से बहुत ही सपोर्ट मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप, पहले तो यह ध्यान रखना कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेचप तैयप एर्दोगन। इन्होंने अपने देश का नाम जो तुर्की था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? तुर्की ये कर दिया है। कौन सी बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किए हैं। अगर उसका उच्चारण पहले भी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में किया जाए तो वही होता था लगभग, तो ये तुर्की कर दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों। और तुर्की की राजधानी क्या है?
लगे हाथ तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में तो मेरे कहने के पहले ही आप लोग के माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो कि मैं कई बार अगर बता चुकी हूँ उसके बाद, पहली बार बता रही हूँ तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई बार बता चुके हैं तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। क्या राजधानी है तुर्की की? अंकारा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या है, अब तुर्की जो है तुर्कीय नाम से जाना जाएगा। ये जो तुर्कीय शब्द है वो क्या कर रहा है, तुर्की राष्ट्र की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ के जो मूल्य है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है दिखाता है। और तो ये वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है। तो अब क्या होगा, ये जो टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्कीय कहा जाता है। तुर्की जो है उसको टर्किश भाषा में क्या क्या कहते हैं, तुर्कीय कहा जाता है। ये क्या हुआ था 1923 में, 1923 में क्या हुआ था, पश्चिमी देश के कब्जे से आज़ाद होने के बाद ही तुर्की को तुर्कीय नाम से जाना गया था। पहले भी इसको तुर्कीय नाम से जाना जाता था जब ये पश्चिमी देश के कब्जे से आज़ाद हुआ था। फिर क्या हुआ कि सदियों से यूरोपीय लोग इस देश को पहले ऑटोमन स्टेट और फिर तुर्कीय नाम से संबोधित किए, लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो लैटिन में तुर्किया था, और वही तुर्किया क्या हुआ बाद में बदल करके तुर्की में हो गया, और इसी को क्या किया गया, ऑफिशियली नाम दे दिया गया, आधिकारिक नाम दे दिया गया तुर्की। ये तुर्की जो है, चलिए थोड़ा मैप भी देख लेते हैं, मैप देखना जरूरी है। ऊपर नीचे करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देख रहे होंगे, ये है टर्की, ये देख रहे होंगे। तो जो तुर्की है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया नाम से प्रसिद्ध था। तुर्की को कुस्तुनतुनिया नाम से जानते थे। ये आपको क्लियर हुआ होगा, पता होगा, कई लोगों को पता होगा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कोई नई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो है अनातोलिया का पठार है, तुर्की में एक पठार है, एक मिनट, तुर्की में एक पठार है, पठार जिसको क्या कहेंगे, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार। ये पूछता है अनातोलिया का पठार कहाँ है, तो अब तो तुर्की नहीं कहेंगे, तुर्कीये में है। कहाँ पर है? तुर्कीये में है। और ये देखिए यहाँ लिखा भी है अनातोलिया पठार, ये देखिए अनातोलिया पठार, ये कहाँ? तुर्कीये में है। और इसके जो ऊपर है, अनातोलिया पठार के ऊपर में एक मिलेगा, ये देखिए इसके नॉर्थ में ऊपर क्या मिलेगा, पोंटिक पर्वत मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि अनातोलिया पठार के उत्तर में क्या है, पोंटिक पर्वत है, और साउथ में क्या है, टॉरस पर्वत है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, टॉरस पर्वत है। और ये जो अनातोलिया का पठार है ये कैसा पर्वत है, अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और तुर्की जो है ये क्या है, ये नाटो का भी सदस्य है, तुर्की जो है नाटो का भी सदस्य है। और अगर कुछ फैक्ट बताएं आपको कि जो काला सागर है, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर, तो काला सागर ये आप देख भी रहे होंगे, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। काला सागर मरमरा सागर के मध्य में क्या है, ये देखिए बॉस्पोरस स्ट्रेट है, बॉस्पोरस जल संधि। तो ये भी पूछता है कि काला सागर और क्या कहते हैं मरमरा सागर के बीच में कौन सा है, बॉस्पोरस जल संधि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना डीप जाकर कोई बताता नहीं है, इसीलिए ध्यान से रखिए, बहुत हल्के में मत लीजिए कोई भी चीज़। अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया तो ये मत सोचिए कि बहुत हल्का है, लेकिन बहुत ही सर्च करके चीज़ों को बता करके हम पहले खुद पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं, हाँ बाई चांस हो भी जाता है तो वो भी जा करके हम पिन कर देते हैं कि भाई गलती से ये मुँह से निकल गया, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो हल्के मत लीजिए, बहुत ही डीप कुछ एक्सपीरियंस है तभी चीज़ों को बता रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और फिर क्या है कि एक झील है जो कि जिसका नाम है वान, तो ये टर्की की है, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। विश्व की जो सबसे क्या कहते हैं लवणता वाली झील क्या है, वो तुर्की की क्या है, अब तो तुर्की कहेंगे, मैंने यहाँ टर्की लिख दिया, तुर्की लिख दिया, तो अपना समझ लीजिएगा, वो क्या है, वान झील है, वान झील। ये आपको क्लियर, जिसमें वान झील है। और दूसरा अगर देखा जाए तो कौन सी है, मृत सागर है, मृत सागर है। थर्ड पर देखें तो कौन सी है, साल्ट लेक है, जो कि कहाँ पर है, ये साल्ट लेक कहाँ की है, अमेरिका की है। और मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के मध्य पड़ती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, टर्की का वान झील विश्व का सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है, सेकंड नंबर पर मृत सागर है, थर्ड नंबर पर साल्ट लेक है। मिलाने को आ जाता है कि किसको क्रम से लगाइए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। देखिए मैं हिस्ट्री में भी घुस गई आपके लिए।
वर्ल्ड हिस्ट्री भी बता दिया, कुस्तुनतुनिया। अब मैं आ गई कहाँ पे, एनिशियंट हिस्ट्री। एनिशियंट हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि तुर्की का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है एशिया माइनर। एशिया माइनर मिलेगा आपको। और यही एशिया माइनर से आपको एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगज बोगज कोई या गोई, बोगज कोई है या गोई है, ऐसे ही बोगज कोई का अभिलेख है। और इस अभिलेख से ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो एशिया माइनर से ये अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में कौन से देवताओं का मतलब वर्णन किया गया है। तो वो देवता 4 हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये देवताओं का मिला है। और यहाँ से कौन सा ऊन प्राप्त होता है तुर्की से, यहाँ पर अंगूरा ऊन प्राप्त होता है। तो लीजिए, इसका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए मेरा क्या होता है, लेक्चर लंबा होता है, यही रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। लोग कहते हैं 15 मिनट का बनाइए, 15 मिनट 10 मिनट का बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो बस आप लोग क्या करिए, जिसको लगे कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग स्पीड मोड में देख लीजिए, मतलब जो उसकी स्पीड है वो फास्ट कर लीजिए, वो देखिए। और अपने अपने हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने अपने एग्जाम से, वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत डीप जाकर, और कहीं मतलब क्वेश्चन वो अलग अलग वहाँ से थोड़े से बन करके आता है, यहीं सबसे आता है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू यूपीएससी वाले भी पूछ लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ही सीबीआई ने, एक मिनट, कितने रुपए के सबसे बड़े धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या कह रहा है, हाल ही में सीबीआई ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो कितने रुपए हैं, 22,842 करोड़, 22,842 करोड़। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो यहाँ के जो निदेशक हैं इस एबीजी के शिपयार्ड के, उनका नाम है ऋषि कमलेश। तो ऋषि कमलेश, तो इनके और भी कई लोग हैं, उन सभी के खिलाफ क्या हुआ, मामला दर्ज किया गया है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कई बैंक हैं, तो वहाँ से क्या है, सब मिला करके क्या है, 22,842 करोड़ रुपए से भी अधिक धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक पद का दुरुपयोग, धोखाधड़ी आदि आरोप लगाया गया है। ये क्या हुआ था, एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सबसे पहले 8 नवंबर में क्या होती है, 8 नवंबर 2019 को ही शिकायत दर्ज कर देती है। शुरू में ही एसबीआई क्या करती है, 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज करती है। और 12 मार्च 2020 को क्या हुआ, सीबीआई जब ये जाती है शिकायत दर्ज करने, तो सीबीआई इससे कुछ स्पष्टीकरण मांगता है। फिर ये जो एसबीआई है वो करीब 1.5 साल तक क्या करती है, छानबीन करने के बाद 2020 अगस्त 2020 में एक नया शिकायत कंप्लेन करता है, एक नया कंप्लेन दर्ज करता है। फिर क्या होती है, सीबीआई 7 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर अपने क्या करती है, कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। अब ये मतलब चलो ये सारी तो चीज़ें होगी, लेकिन मामला था क्या, तो मामला ये था कि जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड है वो 28 बैंक, कितने बैंक, कम नहीं है, 28 बैंक्स और भी कई वित्तीय संस्थान से क्या की थी, ऋण सुविधा ली थी, ऋण सुविधा ले रही थी। और इसमें क्या था कि मतलब 28 बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, ये ध्यान रखना है, 28 बैंक। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कई मतलब क्या है, जो ऑडिट आई है उसी के अनुसार 2012-17 के बीच आरोपियों ने एक साथ मतलब मिल करके और अवैध गतिविधि जैसे कि हेरा फेरी, धन का डाइवर्जन, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया है। मतलब वो पैसे, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि मुझे अपनी दुकान खोली, हम इसका पैसा इसमें लेंगे, लेकिन दुकान ना खोल करके हम कहीं पैसा और उसका यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अलग जगह इन्वेस्ट कर ले रहे हैं तो फिर वो तो गलत तरीके से हो गया, अवैध गतिविधि हो गई। तो ये क्या, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने किया, इसका उपयोग जो मतलब अन्य उद्देश्य के लिए इन लोगों ने किया था, जिसके लिए लिया था उसके लिए नहीं किया था। और यह सीबीआई द्वारा दर्ज देखा जाए तो सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। अगर एबीजी शिपयार्ड की बात करें तो ये क्या है, एक जहाज निर्माण कंपनी है। ये क्या है, एक जहाज निर्माण कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और गुजरात का दहेज है, सूरत में भी इसका क्या होता है, निर्माण कार्य होता है जहाज का।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत डीप नहीं जा रहा है, बस इतना। और ये ABG जो है सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनी में से एक है, जिसमें जो है 20 टन वजन तक के जहाज के निर्माण की क्षमता है। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इतना ध्यान रखिएगा किसका मामला है, ABG शिपयार्ड है, और उनका नाम याद रखना है आपको, ऋषि कमलेश अग्रवाल का नाम ध्यान रखना है, ये सब। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गायब हो गया, एजुकेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS अधिकारी विनीत जोशी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये मनोज आहूजा की जगह ले रहे हैं। किसकी जगह? मनोज आहूजा की स्थान ले रहे हैं। तो मनोज आहूजा को अब क्या कर दिया गया है, जो उसमें वहाँ कृषि और किसान कल्याण डिपार्टमेंट में विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में नियुक्त कर दिया गया है उनको। और ये जो हैं IAS अधिकारी, ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के ऑफिसर हैं। तो इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। कहाँ का? CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और CBSE हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। और CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो ये 3 नवंबर 1962 में हुई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। यह सम्मान उन्हें किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कब किया गया था? 2001 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। तो ये मतलब क्या है कि जो बजाज, ये कहाँ के हैं? बजाज मोटर्स के संस्थापक हैं राहुल बजाज। तो उनका क्या हुआ? निधन हो गया अभी सैटरडे को। और ये कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई? 83 ईयर्स के थे। और ये मतलब ये जो बजाज हैं ये 50 साल तक अपनी जो कंपनी खड़ी किए थे उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। और 2001 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिल चुका है, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राहुल बजाज जो हैं ये किसके? ये जमुना लाल जो बजाज हैं उनके पोते थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इतना तो बता दी। उनको क्या हो गया था? मतलब बहुत वो क्या मतलब हार्ट पेशेंट थे, निमोनिया हो गया था, हार्ट पेशेंट भी थे, तो बहुत सारी मतलब थी प्रॉब्लम थी उनको। और ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है पद्म भूषण। तो अभी क्या हुआ था? 26 जनवरी को पुरस्कार प्रदान किए गए थे, पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के। 1 मिनट तो नहीं लगेगा, 2 मिनट कम से कम लग सकता है। तो मैं बता दे रही हूँ, पद्म बस बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, फटाफट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बता चुके हैं सब कुछ, बस रिवीजन करा दे रहे हैं। पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को मिला था। कौन से 4 लोगों को मिला था? प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की थी, कला श्रेणी में मिला है। राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश साहित्य और शिक्षा फील्ड में मिला है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के थे, इनको सिविल सर्विसेज के लिए मिला है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश लोक कल्याण के लिए इनको मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला था इस बार? 17 लोगों को मिला था। 17 लोगों का नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता दे रही हूँ। सुंदर पिचाई CEO गूगल के हैं, अमेरिका के, इनको मिला था। साइरस पूनावाला महाराष्ट्र के हैं, इनको मिला था। सत्यनारायण नडेला अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको मिला था। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के, इनको मिला था। राजीव महर्षि ये भी सिविल सर्विसेज श्रेणी में है और राजस्थान के, इनको मिला था। देवेंद्र झझरिया ये पैरालंपिक भाला फेंक खेल से संबंधित है, इनको मिला था पद्म भूषण। संजय राजाराम मरणोपरांत इनको मिला हुआ है, ये पद्म भूषण है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला था? 107 लोगों को मिला था, जिसमें से 4-5 लोगों का नाम बता रहे हैं। सोनू निगम महाराष्ट्र कला श्रेणी में इनको मिला था। प्रमोद भगत खेल ओडिशा से राज्य से हैं, इनको मिला था। नीरज चोपड़ा भी खेल से हैं, भाला फेंक, और हरियाणा से इनको पद्मश्री मिला हुआ है। वंदना कटारिया उत्तराखंड की हैं, खेल श्रेणी में इनको भी मिला है। अवनी लेखरा राजस्थान की, खेल श्रेणी में इनको भी मिला है। तो आपका रिवीजन हो गया फटाफट ये भी। और ये हैं राहुल बजाज, इन्हीं की डेथ हुई है। अब फटाफट चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को। आज लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा, बहुत डीप जा करके चीज़ों को बताया मैंने। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। निम्न अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से किसे? ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, 3rd एडवर्ड टेरी एंड 4th कोई नहीं इनमें से। तो क्या हो जाएगा? खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? टॉमस रो को, सर टॉमस रो को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या थे? जहांगीर के नाम, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे उनके पत्र को लेकर के जहांगीर के नाम 1608 में क्या होता है? सूरत आते हैं, 1608 में सूरत पहुंचते हैं। और क्या होता है फिर वहाँ पर जहांगीर से भेंट करते हैं। तो जहांगीर ने इनको क्या किया था?
हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां यानी इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में 16 से 12 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों की बात कर रहा है तो ऑप्शन है गोवा, सेकंड आरकोट, थर्ड है बंगाल में हुगली एंड फोर्थ है सूरत। तो अंग्रेजों ने 16 से 12वीं शताब्दी में जो इनकी पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में खोली थी। सूरत में 1608 में ये क्या करता है कि ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचता है, किंतु सूरत में क्या करता है, फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति जो लेने गया था वो उसमें सफल नहीं होता है। फिर क्या होता है, 1611 में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद भी जो कैप्टन मिडल्टन था वो सूरत के समीप क्या है, स्वाली पहुंचता है और मुगल गवर्नर से वहां अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यापार के लिए सफल हो जाता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में। तो यही आगे आपका होगा कि कब मतलब ये 1611 यानी 1612 में ये क्या करते हैं, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे डचों ने, कब किया था, तो ये किया था 1632 में किया था। 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में लगभग। अब ये इधर उधर सन हो सकता है लेकिन ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ था तो आयोग ने 1632 ही आंसर माना है, 1632। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका मैंने ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए आप लोग। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया होना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो क्या आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो था ये पहला कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ये देख लेते हैं, एक मिनट गाइस। ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो युद्ध था ये 1740 में आरंभ मात्र था, ये उसका विस्तार मात्र था। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार, ये इसका जो प्रथम युद्ध था इसका केवल विस्तार मात्र था। देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, दोनों दल में अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ होता है और अंग्रेज की तरफ से जो कैप्टन बर्नेट थे उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया था। तो यही युद्ध का क्या था, उस समय तत्कालिक कारण था। और इस समय क्या थे, कर्नाटक के युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, भेज दिया। तो ये पूरा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो यूरोप में युद्ध चल रहा था, तो यूरोप में जब युद्ध बंद हुआ तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था और एक्सला शापेल्स की संधि 1748 में होती है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। वैसे ही ये देखा जाए तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ये देखा जाए तो एक मिनट कहाँ गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, क्योंकि एक्सला शापेल की युद्ध चलता है तो 1748 में क्या होता है, एक्सला शापेल की संधि होती है और उसी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि क्या मतलब ये पहला युद्ध समाप्त होने के बाद मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ था, तो हाँ बिल्कुल मिल गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो ये किसके खिलाफ लड़ा गया, तो ऑप्शन है आपके लिए विलियम हॉकिंस, क्या है सवाल, एक मिनट नहीं क्वेश्चन कुछ और है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो ऑप्शन है फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। तो किसके खिलाफ लड़ा गया वांडीवास, फ्रांसीसी। और ये वांडीवास कब बोली, ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, 1760, ये इंपॉर्टेंट है। 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी ये हार गए थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी पूछता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकूट कर रहे थे उस समय। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो क्या नाम है उनका, काउंट डी लाली। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो हो गया। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है ये है, 64 योगिनी मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया था। एक एडिटोरियल था, उसी में ये क्वेश्चन था, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछ लिया है। बाकी इसके बारे में याद नहीं रहता, भूल जाते, नहीं तो डिस्कस कर दिया करें। तो ये हम कल बता देंगे, कोशिश करेंगे याद रहे मुझे, तो इस पर डिस्कस कर देंगे। आप लोग अपना ढूंढ करके बताइएगा 64 योगिनी मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया था, क्या खासियत है, तो बताइएगा थोड़ा। और चलते हैं, देख लेते हैं कल का क्वेश्चन, रिवीजन कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन गायब हो गया है मुझसे। थर्ड क्वेश्चन से देख लेते हैं। 2022 में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2022 को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना MPF स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2025-26। और राज्य सरकार द्वारा कौशल और उद्यमिता विकास, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनाई जा रही है? कर्नाटक। 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा? 17th। IT मंत्रालय द्वारा सूचना के अनुसार 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए? 54। दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस रूप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है? सोलोमन आइलैंड। इसके बारे में कल डीप में बताया था, देख लीजिएगा जो भी वीडियो नहीं देखा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण अपीडा ने 13 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36 नंबर का। बांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ये देखिए जस्टिन, मैंने दिखाया नहीं था ना, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, यही है। ये यहाँ पूरा निकल, बाकी तो मैंने चीज़ें बता दी है। और ये विनीत जोशी CBSE के नए चेयरमैन, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया हो, समझ आ रहा हो गाइस, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो नए हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके थोड़े से सपोर्ट से मुझे हौसला मिलेगा, हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।